हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीकॉम के बिजनेस स्टैटिस्टिक की फुल थ्योरी करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पेपर से एक रात पहले भी देख रहे हो तो इस वीडियो को देख के आप पेपर में थ्योरी लिखाओगे। ये ऐसी थ्योरी है, ठीक है। मैंने इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करी हैं, डीपली कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं। व्हाट इज़ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो हमारी सेंट्रल वैल्यू होती है एक पूरे इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन की, या फिर कहते हैं एक सिंगल वैल्यू होती है जो कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मान लो आप एक सीरीज़ दे रखी है, उसमें 5-7 नंबर हैं, तो उनके बीच का जो बीच की वैल्यू होगी वो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी होती है, जो सेंट्रल वैल्यू होगी उसकी। या फिर हम कह सकते हैं उसका पूरे का जो एवरेज होगा, क्योंकि जो एक एवरेज होता है वो सिंगल वैल्यू बताता है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की। हमारी पूरी सीरीज़ का एक ऐसा वर्ड होगा जो डिस्क्राइब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीकॉम के बिजनेस स्टैटिस्टिक की थ्योरी करने वाले हैं। फुल थ्योरी होगी। अगर आप ये वीडियो एग्ज़ाम से एक रात पहले भी देख रहे हो तो तुम इस वीडियो को देख के अपना थ्योरी लिखाओगे एग्ज़ाम में। ये बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए है। सो लेट्स स्टार्टेड। व्हाट इज़ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। ये एक सेंट्रल वैल्यू होती है पूरे इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन की, या फिर कह सकते हैं कि सिंगल वैल्यू होती है जो कि इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि अगर आप एक सीरीज़ दे रखी है, उसमें बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, तो जो उसका जो सेंट्रल वैल्यू होगी, उसका बीच का जो नंबर होगा वो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो उसका एवरेज होगा उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ये एक ऐसा नंबर होता है जो हमारी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मान लो उसका एवरेज बता देता है कि कोई 25 है, तो उसका एक एवरेज नंबर बता देगा। उससे हमें पता लगता है कि पूरी सीरीज़ में हाँ इतने एवरेजली इतने ही नंबर हैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू कैलकुलेट अ सिंगल वैल्यू फॉर अ होल डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक वैल्यू निकल जाए कि हाँ इसको देख के हम पता लगा पाए कि पूरी सीरीज़ में कैसे नंबर होंगे। इट हेल्प्स इन कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे, दूसरी सीरीज़ के साथ इस सीरीज़ को कंपेयर करोगे तो कैसे करोगे। ये तो नहीं ना एक एक नंबर मैच करोगे, नहीं। तो उस टाइम सेंट्रल टेंडेंसी हमारी हेल्प करती है बाय कंपैरिजन। कैसे हेल्प करेगी। हमारा इसका एक नंबर है, इसका एक नंबर है, आप कंपेयर कर पाओगे ईजिली। पूरी सीरीज़ को कैलकुलेट करने से, कंपेयर करने से तो ईजी है, ठीक है। नाउ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। मतलब इसकी एक पूरी एक वैल्यू होती है, ऐसे नहीं कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नंबर हो। बेस्ड ऑन होल डिस्ट्रीब्यूशन, जो ये नंबर हमारा निकल कर आता है सेंट्रल टेंडेंसी का, ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस होगा। क्यों नहीं होगा, जब आप पूरे का एवरेज करके निकालोगे, सब करके निकालोगे, तो पूरी होल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होगा। इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। नंबर ऐसा होता है जो कि हम लोग समझ पाएँ कि वो क्या है। उस नंबर से हम डिजिट से हम पता लगा पाए कि वो क्या कहना चाह रहा है, नाउ केयरफुली कैलकुलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि जल्दबाजी में कैलकुलेट कर दिया, गलत आ गया। पूरी सीरीज़ का सब, अगर वही सेंट्रल टेंडेंसी गलत आ गई, कंपैरिजन में गलती हो जाएगी, सब चीज़ में गलती हो जाएगी। तो केयरफुली कैलकुलेटेड होना चाहिए। नो एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन होती है कि मैथमेटिकली आपने कुछ चीटिंग कर दी, एक टाइप से कह सकते हैं कि गलत आपने प्लस माइनस करके अपनी मतलब का निकालने के लिए टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। नाउ सेकेंड टॉपिक इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या क्या होते हैं। मीन होता है हमारा, मीडियन होता है, मोड होता है। इसको मैं डीपली नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि ना ये एग्जाम में आता है, ना इसकी इतनी नीड है। बस मैं बताऊँगी मीन में हमारे 4 टाइप के मीन होता है। अरिथमेटिक मीन, वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। मीन के बारे में, इन सब के बारे में आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी करोगे। बस हम आप देख लेते हैं यूजेस क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन के। इसमें 4 मीन में से हम इस वाले का इंपॉर्टेंट आ जाता है एग्जाम में, इसलिए हम इसका कर रहे हैं। यूज़ इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अभी हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज इंडेक्स नंबर। तो उसकी कैलकुलेशन में, उसकी कंस्ट्रक्शन में हमारा ज्योमेट्रिक मीन हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंड वी हैव सुटेबल फॉर डाटा एक्सप्रेस्ड इन रेट्स, रेशो एंड परसेंटेज। जो भी हमारा डेटा जो कि रेट की फॉर्म में दे रखा है या फिर रेशो की फॉर्म में दे रखा है 2/4, या फिर परसेंटेज दे रखा है 20%, 15%, वट एवर, उनके लिए हमारा ज्योमेट्रिक मीन हेल्पफुल रहता है, उनके लिए सूटेबल रहता है। यूज़फुल फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। जो कंपनीज में हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, एप्रिसिएशन निकालते हैं, जो उसका एवरेज रेट हमें निकालना होता है, वो उसके लिए भी हमारा ज्योमेट्रिक मीन हमारी हेल्प करता है। वहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करते हैं। लास्ट इज फाइंडिंग, हेल्प इन फाइंडिंग आउट कंपाउंड रेट्स। व्हाट इज कंपाउंड रेट। कंपाउंड रेट इंटरेस्ट रेट जैसे हमारा हमने पढ़ा है, बढ़ता जाता है, तो उस टाइप के कंपाउंड रेट्स को फाइंड करने के लिए भी हमारा ज्योमेट्रिक मीन हेल्प करता है।
Now we have the measures of variation. What is measures of variation? The extent of variability in individual item of the distribution can be known by measures of dispersion or variation. मेज़र ऑफ वेरिएशन को एग्ज़ाम में मेज़र ऑफ डिस्पर्शन भी कह सकते हैं. क्या होता है ये? मान लो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई सीरीज़ है, उसमें जो आइटम्स दे रखी हैं उनके बीच में कितनी वेरिएबिलिटी मतलब कह सकते हैं कितना अंतर है उनके बीच में. ठीक है, उसको ये मेज़र ऑफ वेरिएशन कहते हैं या फिर मेज़र ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं. वेरिएशन क्या होता है? एक वैल्यू होती है जो इंडिकेट करती है द एक्सटेंट टू विच ऑल वैल्यूज आर डिस्पर्स. मतलब कि उस वैल्यू तक जो सारी चीज़ें हैं वो डिस्पर्स मतलब फैली हुई हैं या अलग अलग हैं या दूर दूर हैं. इसको हम मेज़र ऑफ वेरिएशन कहते हैं. अब मेज़र ऑफ वेरिएशन हमारे कैसे होने चाहिए? सिंपल होना चाहिए, कोई मुश्किल ना हो, इजी सा हो, ईजी टू कंप्यूट होना चाहिए. ये नहीं कोई टफ आपने बहुत बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसके लिए कर रखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ईजी होना चाहिए जिससे कि जब हम इसका यूज़ करें तो हम ईजिली समझ पाए. रिजिडली डिफाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चेंज होता रहे वेरिएशन. ये नहीं कि आप कह रहे हो आज तो हाँ इनके बीच का इतना वेरिएशन है, कल का दोनों नहीं अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए. रिजिडली डिफाइन होना चाहिए बेस्ड ऑन ईच आइटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे कि हमने पढ़ा था अभी मेजर्स ऑफ क्या पढ़ा था? डिस्पर्जन पढ़ा था. हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन के आइटम होते हैं उस पर बेस्ड होता है. सेम इसी तरह हमारा मेजर ऑफ वेरिएशन भी सारी चीज़ों पे बेस्ड होकर निकलता है कि उनके बीच का कितना कितना अंतर है. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएशन? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन. एब्सोल्यूट होती है और रिलेटिव होती है. बहुत ईजी है, छोटा छोटा साइज का पढ़ लेते हैं. एब्सोल्यूट वेरिएशन क्या होती है? इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट, नो कंपैरिजन इन विच ओरिजिनल डाटा इज एक्सप्रेस. मीन्स ऑब्सोल्यूट वेरिएशन वो होती है जिसमें हम डाटा का यूनिट चेंज नहीं करते. बेसिक सी बात है. वही वेरिएशन निकालनी है जैसे निकलती है, फॉर्मूलेस के होते हैं वो सब. प्रैक्टिकल में आप लोग कर लोगे, फॉर्मूले से आप वेरिएशन निकालोगे. लेकिन अगर आप उसको सेम यूनिट में रख रहे हो, मान लो आपकी जो पूरी सीरीज़ है वो मान लो वेट्स पर है स्टूडेंट के, तो केजी में आपका आंसर आएगा कि इतने इतने केजी से बच्चों का वेट वेराई हो रहा है. वेराई का मतलब आप समझते हो, वेराई हो रहा है, तो उसमें आपका क्या यूनिट हमने केजी रखा. अब मान लो कल को आपको उसे कंपेयर करना पड़ा किसी उससे, तो इसकी यूनिट कुछ और है, दूसरे की यूनिट कुछ और होगी, तो उस टाइम पे आपकी कन्फ्यूजन हो जाएगी. तो इसलिए हमारा होता है रिलेटिव वेरिएशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. इसमें क्या होता है, जो भी आंसर निकलता है ना हमारा एब्सोल्यूट डिस्पर्जन से, जो भी आंसर है तो सब रेशो या परसेंटेज की फॉर्म में चेंज कर देते हो. इससे क्या होगा? कंपैरिजन पॉसिबल हो जाता है, कंपैरिजन इजी हो जाता है. कैसे इजी हो जाएगा? अब परसेंटेज जैसे कि 15% का वेरिएशन है बच्चों में, अब दूसरी सीरीज़ में आपको देखोगे तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि हाँ 20% का है वेरिएशन है इसमें, तो आप उसको कंपेयर कर पाओगे कि हाँ कितना कंपैरिजन है. ऑलराइट. नाउ इसके मेथड्स होते हैं, 2 होते हैं, ग्राफिक और मैथमेटिकल. ग्राफिक में आपको ये लॉरेंस कार्वे वाला आता है और मैथमेटिकल में आपका रेंज वाला आता है, क्वार्टाइल डिवीजन आता है, एवरेज डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन. इनके आप थोड़े थोड़े से क्वेश्चन कर लेना. एंड नाउ वी हैव स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस. थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हुई हुई है, इग्नोर दैट, ये मेरे खुद के नोट्स बने हुए हैं पहले के. सो व्हाट इज स्क्यूनेस हम देखते हैं. स्क्यूनेस क्या होता है? It is a measure that studies the degree and direction of the observation are arranged in symmetrical manner or not. देखो अब क्या है, हम पे अलग अलग ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तो स्क्यूनेस का काम क्या है? वो देखेगा कि जो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है इसकी डिग्री और डायरेक्शन जो है वो सिमेट्रिकल मैनर में अरेंज है या नहीं, कि ये हमारी जो ऑब्जर्वेशन है ये सिमेट्रिकल मैनर में है भी या नहीं है. ये कौन देखेगा? ये हमारा स्क्यूनेस देखेगा. नाउ व्हाट इज़ द वर्क ऑफ कुर्टोसिस? व्हाट इज कुर्टोसिस? सी. Now, when 2 or more symmetrical distribution are compared, the difference in them is studied with kurtosis. अब फर्स्टली हमने स्क्यूनेस से पता लगा दिया कि सिमेट्रिकल मैनर में है या नहीं. आफ्टर दैट हमें पता लग गया कि हाँ ये वाले डिस्ट्रीब्यूशंस हैं ये सिमेट्रिकल मैनर में है. अब आप उनको कंपेयर भी करोगे किसी काम के लिए, तो जब आप उनका कंपैरिजन करोगे तो जो उनका डिफरेंस आएगा वो सब आएगा, उसको हम कुर्टोसिस से स्टडी करते हैं. ऑलराइट. सो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ स्क्यूनेस? कि आपको चेक करना है कि उसकी डिग्री एंड डायरेक्शन सिमेट्रिकल मैनर में है या नहीं. होती है तो फिर आपको कुर्टोसिस से उसका डिफरेंस वगैरह स्टडी करना होता है फॉर कंपैरिजन. ऑलराइट. नाउ देयर वी हैव वन लाइन, द प्रेजेंस ऑफ स्क्यूनेस इम्प्लाइज एब्सेंस ऑफ कुर्टोसिस एंड वाइस वर्सा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? सी. जहाँ स्क्यूनेस होगी वहाँ कुर्टोसिस नहीं होगी, जहाँ कुर्टोसिस होगी वहाँ स्क्यूनेस नहीं होगी. क्यों? लेट्स सी.
नाउ स्क्यूनेस का नेचर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो, ठीक है। अगर हमारा मीन, मीडियन, मोड इक्वल है, तीनों बराबर हैं, मतलब कि वहाँ हमारा स्क्यूनेस नहीं है। अभी मैं मतलब समझा दूंगी, अभी हम समझते हैं बस इतना। अगर हमारा मीन बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मोड से, मतलब कि वहाँ पे हमारा स्क्यूनेस है। और अगर हमारा मीन छोटा है मीडियन से एंड मीडियम छोटा है मोड से, वहाँ पे हमारा स्क्यूनेस नहीं है। अब क्या मतलब हुआ सबका, समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप देखोगे तो स्क्यूनेस एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होना चाहिए, प्योर नंबर होना चाहिए, ठीक है। इस इंडिपेंडेंट वैल्यू मतलब कि कोई इसमें मैनिपुलेशन ना हो, ये सब, ठीक है। अब सी दिस लाइन, स्क्यूनेस शुड बी जीरो व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो आपका स्क्यूनेस क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। वाई? वहाँ पे क्या होगा, हमारा मीन, मीडियन, मोड बराबर होगा, मतलब वहाँ स्क्यूनेस नहीं होगा। अब समझो इस बात को। अब सिमेट्रिकल वैल्यू कौन सी है, जहाँ पे स्क्यूनेस नहीं है। और कुर्टोसिस हम किस चीज़ का निकाल सकते हो, सिमेट्रिकल वैल्यू का ना। तो सिमेट्रिकल वैल्यू का कुर्टोसिस निकालोगे तो वहाँ पे स्क्यूनेस नहीं होगी, क्योंकि स्क्यूनेस वहाँ होती है जहाँ इनसिमेट्रिकल वैल्यूज़ होती हैं, जहाँ मीन, मीडियन, मोड कभी ज़्यादा हो कभी कम हो, तो वहाँ स्क्यूनेस होता है। तो कुर्टोसिस वहाँ होगा जहाँ स्क्यूनेस नहीं होगा, और स्क्यूनेस वहाँ होगा जहाँ कुर्टोसिस नहीं होगा। सिंपल बात है। कुर्टोसिस हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का हो सकता है, और स्क्यूनेस हमारा वहाँ होता है जहाँ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, नहीं तो आप रिवाइंड करके एक बार दोबारा देख लो। अब क्या है, स्क्यूनेस का कोई मीनिंगफुल स्केल होना चाहिए, कोई मीनिंगफुल यूनिट में ये होनी चाहिए, ऐसे नहीं आप किसी भी यूनिट में आप चीज़ें निकाल रहे हो। नाउ सी, देयर आर सम मैथड्स ऑफ इट, जो कि दो हैं, ग्राफिकली और ग्राफिकली एंड मैथमेटिकली। आई एम सो सॉरी। सो आप देखोगे मोस्टली किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के दो ही तरीके होते हैं, ग्राफिकली एंड मैथमेटिकली। उसके अंदर वो वेराई कर जाता है अलग अलग। मैथमेटिकली में एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों टाइप की स्क्यूनेस निकलती है। अब उसके अलग अलग कौन कौन से मेथड होते हैं, बाउली मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड एंड कैली मेथड। अब इसके बारे में डीपली पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नाउ एक टॉपिक आता है मोमेंट का, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है तो मैं इन शॉर्ट ही निपटा रही हूँ इसको। ये क्या होता है, मैंने भी बस इसका इतना ही पढ़ा था, आप देख सकते हो। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द पेक्यूलरिटीज ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन सेट वी कैन मेजर सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग इट। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट हमारे को एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है क्या क्या होती हैं, उसके बीच के पेक्यूलरिटीज़ बताता है। बट इस पेक्यूलरिटीज़ उनके बीच में मतलब क्या क्या अंतर है, क्या क्या अलग है उनके बीच में, वो सब बताता है हमारा मोमेंट, ठीक है। इससे हम सेंट्रल टेंडेंसी भी निकाल सकते हैं सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के। ऑलराइट, तो इस टॉपिक को हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ते हैं, दैट इज़ अवर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी तो बचपन से ही पढ़ रखा है क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट करना, इंडेफिनेट ऑपरेशन। मतलब प्रोबेबिलिटी तो वही हमने बचपन में डाइस वाला पढ़ा है कि देखते हैं कितनी बार अलग अलग नंबर आते हैं, वो सब हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। इसमें हमारे कोई डेफिनेट ऑपरेशन नहीं होता कि हाँ इतनी बारी ये चीज़ होगी। इसमें होता है एक सैम्पल स्पेस होता है, बट ए सैम्पल स्पेस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मान लो आपने दो डाइस लिए, एक डिब्बे में आप फेंक रहे हो, बार बार फेंक रहे हो, तो उसमें कितने नंबर आ सकते हैं, कभी 2 6 आ सकते हैं, एक में 2 और एक में 6, एक में 6 आ सकता है, एक में 5, एक में 4 आ सकता है। तो इट वेराई, राइट। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको आप एक जगह लिखोगे ना, तो वो हमारा सैम्पल स्पेस है। ऑलराइट, नाउ इसके बाद आता है इवेंट। इवेंट इज एवरेज सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम इन अ सैम्पल स्पेस। अब इस सैम्पल स्पेस वालों का आपने एवरेज कर दिया तो डेट इज अवर इवेंट। मेथड्स क्या है, प्रोबेबिलिटी के क्लासिकल है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है एंड सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का ये होता है। इसको आप थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर लेना इसका थोड़ा सा। नाउ वी हैव कोरिलेशन एंड आफ्टर दैट हम रिग्रेशन करेंगे। कोरिलेशन क्या होता है, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ कोवेरिएबिलिटी बिटवीन टू वेरिएबल्स। लेट्स सी, अगर एक कंपनी है या दो कंपनी है मान लेते हैं, उनके कुछ प्रोडक्ट हैं, मान लो चाय पत्ती और चीनी का ले लेते हैं, ये बेसिक हमारा होता है। अगर चाय पत्ती के रेट बढ़ रहे हैं तो चीनी के भी रेट बढ़ते हैं, ये बेसिक बात है। तो ये कोरिलेशन ही बताता है कि दो प्रोडक्ट या दो वेरिएबल के बीच में कितना रिलेशन है, कि अगर चाय पत्ती के रेट इतने से बढ़ रहे हैं तो चीनी के कितने से बढ़ रहे हैं, तो वो उनके बीच का जो रिलेशन बताता है वो होता है हमारा कोरिलेशन। ऑलराइट, नाउ सी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन मैं अभी ऊपर से बता रही हूँ। पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सिंपल एंड मल्टीपल, पार्शियल एंड टोटल, लीनियर एंड नॉन लीनियर। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव जैसे कि मान लो कि
कोरिलेशन पॉजिटिव है मतलब कि हाँ इन दो वेरिएबल या इन दो प्रोडक्ट के बीच का कोरिलेशन अच्छा है कि हाँ इसका प्राइस बढ़ेगा इसका भी बढ़ेगा। नेगेटिव होने का मतलब हो गया कि नहीं ये बढ़ रहा है इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये बढ़े या मत बढ़। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल ले लूँ, चाय पत्ती का ले लो और सॉक्स का ले लो। सो चाय पत्ती का रेट बढ़े या गिरे भाई सॉक्स को क्या लेना देना, राइट। ऐसी सिंपल एंड मल्टीपल होता है, इनका ज़्यादा नहीं है, मेनली इसका है। लीनियर एंड नॉन लीनियर होता है। लीनियर मतलब कि सीधा सीधा बढ़ रहा है, नॉन लीनियर टेढ़ा मेढ़ा बढ़ रहा है, दैट इज़ समथिंग ऑल राइट। ये कोरिलेशन के मेथड्स में दिखा रही हूँ आपको। ये ग्राफिक और मैथमेटिकल मैंने बताया था सबका होता है। ग्राफिक में होता है स्कैटर और सिंपल ग्राफिक। मैथमेटिकल मेथड में होता है इसका कार्ल पियर्सन मेथड, स्पेयरमैन मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड, कॉनकरेंट डेविएशन। ठीक है, इनका मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ के लिए। नाउ सी, इसमें हमारा ग्राफिक मेथड में स्कैटर डायग्राम मेथड था। इसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता, इसमें आपको सिर्फ डायग्राम समझने होंगे। सपोज दिस इज़ अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज़ अवर एक्स एक्सिस। अगर हमारी एक चीज़ बढ़ रही है, सी वाई एक्सिस अगर हमारा बढ़ रहा है तो हमारा एक्स एक्सिस भी बढ़ रहा है, राइट। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। अगर दोनों चीज़ें बढ़ रहे हैं एक साथ तो वो हमारा परफेक्ट कोरिलेशन हो जाता है कि इन दोनों के बीच में अच्छा कोरिलेशन है। हाँ, अगर ये चीज़ बढ़ रही है धीरे धीरे तो ये चीज़ भी ऐसे में बढ़ रही है, ऑलराइट। नेगेटिव, अब आ जाता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के बाद परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ये क्या होता है, अगर हमारा एक्स एक्सिस बढ़ रहा है इधर से इधर तो अब देखो वाई एक्सिस क्या है, पहले इतने पे हमारा वाई था यहाँ, देन आगे बढ़ा तो वाई आ गया नीचे। मतलब कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, तो मतलब क्या है, परफेक्टली नेगेटिव है भाई, इनका कोई रिलेशन आपस में है ही नहीं। नाउ वी हैव हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब कि हाई डिग्री, हाँ इससे कम लेकिन है। मतलब कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, लेकिन स्कैटर में क्या होता है चीज़ें फैली हुई हैं अलग अलग कि हाँ ये इतने से बढ़ रहा है तो वो उतना बढ़ रहा है, दूर दूर है लेकिन बढ़ रहा है, ठीक है। देन वी हैव लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन इन दिस। जैसे इसमें हमने देखा था क्या हो रहा था, नेगेटिव कोरिलेशन तो हो रहा है लेकिन बहुत परफेक्टली हो रहा है कि एकदम ऑन पॉइंट लीनियरली हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, लो डिग्री में हो रहा है, मतलब कि नेगेटिव कोरिलेशन है कि हाँ ये बढ़ रहा है तो वो नहीं बढ़ रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कैटर। जहाँ डायग्राम बहुत स्कैटर हो वहाँ लो डिग्री होती है, जहाँ डायग्राम बहुत पास पास है, बिंदु जहाँ बहुत पास पास है वो हमारी हाई डिग्री होती है, किसी भी चीज़ की, नेगेटिव की हो या पॉजिटिव की हो। अगर बिंदु बहुत पास पास होती हैं तो हमारा हाई डिग्री की चीज़ें हो जाती हैं। बिंदु दूर दूर हैं तो लो डिग्री की होती है। तो बिंदु बिल्कुल ऐसे लाइन मिला रही हैं, चाहे ऐसे में तो वो परफेक्ट वाली चीज़, क्योंकि वो परफेक्टली है ना, और ये परफेक्टली नहीं है। हाई डिग्री मतलब पास पास, लो मतलब दूर दूर, ये बेसिक चीज़ है। इसमें आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको गैस करना होगा उसको देख के कि क्या है, फिर उसके आपको लिखना होगा। तो वैसे आते हैं, तो इसमें यही है हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव का क्योंकि स्लोप नीचे डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव हो गया। हाई डिग्री क्यों है, क्योंकि स्कैटर डायग्राम में बहुत पास पास बिंदु हैं, ऑलराइट। ना लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव। पॉजिटिव तो है, हाँ प्राइस तो बढ़ रहा है, मतलब कि मान लो एक की डिमांड बढ़ रही है तो दूसरी की भी बढ़ रही है, लेकिन कम। ये नहीं कि उसको इतना बढ़ रहा तो ये भी बढ़ेगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा दोनों में अफेक्ट आ रहा है, वो होता है हमारा लो डिग्री। हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब कि हाँ इससे थोड़ा कम, कि इसमें तो एकदम ही भाई बढ़िया 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 बढ़िया, उससे थोड़ा कम कि हाँ बढ़ रहा है प्राइस दोनों का लेकिन थोड़े कम बेसिस पे ना। एक सिचुएशन आ जाती है हमारी नो कोरिलेशन की, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। वही मैंने एग्जांपल दिया था चाय पत्ती और सॉक्स का, कि बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा भाई कोई मतलब ही नहीं है, नो कोरिलेशन, ज़ीरो। सिंपल ग्राफिक में क्या होता है, दोनों ग्राफ सिमिलर डायरेक्शन में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ कोरिलेशन पॉजिटिव है, ठीक है। और दोनों वेरिएबल हमारे सेम एक्सिस पे होते हैं, दोनों देखोगे बाई एक्सिस पर हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, थोड़ा कोई ऊपर थोड़ा कोई नीचे। प्रोडक्शन और कंजम्पशन का हमने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है कि अगर प्रोडक्शन इतना बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में कोरिलेशन है। अगर एक बढ़ रही होती और एक ऐसे में जा रही होती, उसका मतलब होता है कोरिलेशन दोनों के बीच में नहीं है। दिस इज अवर सिंपल ग्राफिक। नाउ वी हैव रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है, दिस इज एन एवरेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें क्या है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और दो या तीन या जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, उनके रिलेशनशिप का एवरेज, मतलब कि कोरिलेशन में हम पता लगा रहे थे कि हाँ
इसके बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है। रिग्रेशन में आप उसका एवरेज वगैरह सब निकालते हो, ठीक है। तो इसके मैं दिखा देती हूँ फॉर्मूला। नाउ इन द एग्ज़ाम क्वेश्चन आ सकते हैं रिग्रेशन इक्वेशन मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सो यू हैव टू डू प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ दिस इक्वेशन। मैं थ्योरी के पर्पज़ से बता रही हूँ, अगर रिग्रेशन का कोई आ जाए है क्वेश्चन तो थ्योरी के लिए आप लिख सकते हो कि इसकी दो इक्वेशन होती हैं, जो कि एक होती है x इक्वल्स टू में a प्लस बी वाई and another one is y equals to a plus bx. I will definitely suggest you to do practical question of business statistics because this subject is something that is practical plus theory. So I'm just covering the theory, do the practical by yourself. Now x equals to a plus by को we can also say x minus arithmetic mean that is equals to bxy, y minus y का arithmetic mean. So this is something you have to done in practicals. Okay, so I'm telling you the definition of regression and two equations of regression, that is x equals to a plus by and y equals to a plus bx. इसके मेथड में ग्राफिक और अलजेब्रिक थे। ग्राफिक तो वही था फ्री हैंड मेथड और अलजेब्रिक वो हमारा रिग्रेशन लाइन मेथड था। ओके, रिग्रेशन आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। नाउ वी हैव इंडेक्स नंबर। नाउ व्हाट इज इंडेक्स नंबर बाय मैस्लो? क्या डेफिनेशन है इसकी? इट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू कैरेक्टराइजिंग द चेंज इन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक फिनोमिनन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि बताता है किसके बारे में, किसी इकोनॉमिकल फिनोमिनन के बारे में बताते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इंडेक्स नंबर आपने सुन रखा होगा, प्राइस इंडेक्स नंबर, ये सब हमने पहले पढ़ रखा है। उसमें क्या होता है, कोई 5-6 साल का 10 साल का आप पे पूरा डेटा होता है। उसमें आप देखते हो कि जीडीपी है तो वो कितने से बढ़ रही है, प्राइस है कितने से बढ़ रहा है। तो किसी इकोनॉमिक फिनोमिनन के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितने से वो बढ़ रहा है, क्या उसमें न्यूमेरिकल चेंजेस आ रहे हैं, वो हमारा इंडेक्स नंबर में आता है। ऑलराइट, नाउ इसके फीचर्स क्या है? दीज आर स्पेशलाइज्ड एवरेज बीइंग एबल टू एक्सप्रेस इन परसेंटेज। ये ऐसे एवरेज होते हैं जो कि ईजिली अवेलेबल हो जाएं, जो कि ईजिली कन्वर्ट हो जाएं हमारे परसेंटेज में। क्यों परसेंटेज में करना है, अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि जिससे कि कंपैरिजन ईजी हो जाए। अलग अलग यूनिट में चीज़ें होंगी तो कंपैरिजन में डिफ़िकल्टी आती है, परसेंटेज में ईजिली हो जाता है। इट मेजर्स चेंज इन वेरिएबल। वेरिएबल क्या है हमारे, कि प्राइस है, डिमांड है, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या चेंज आ रहा है, तो वही तो हमारा प्राइस इंडेक्स नोट करता है। दैट इट मेजर्स इफेक्ट ऑफ चेंज इन वेरिएबल। अब जो चेंज इन वेरिएबल आ रहा है उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्राइस इतने से बढ़ रहा है तो लोग क्या डिमांड कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या चेंज आ रहा है उसमें, ये सब भी हमारा इंडेक्स नंबर के फीचर्स में आता है। ऑलराइट, इट हेल्प्स इन फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज़ फॉर बिजनेस। अब क्या है, अब आपने देख लिया कितने से चेंज आ रहा है, आपने देख लिया उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, आपको परसेंटेज में आपको सब मिल गया। अब आप क्या करोगे, आप उस चीज़ को देख के आप ऐसी पॉलिसीज़ निकालोगे ना अपने बिजनेस के लिए जो सुटेबल हो, कि जिससे कि जो गलतियाँ हो रही थी वो ना हो, या फिर आप और प्रॉफिट कमा पाओ। ओके, इट हेल्प्स इन मेजर जनरल काइंड ऑफ फिनोमिनन। ऑलराइट, नाउ इसके हम यूजेस पढ़ लेते हैं। चेंजेस को मेजर करता है, डाटा को कंपेयर करने में हेल्प करता है, और हेल्प करता है हम इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, अच्छे डिसीजन ले पाए, क्योंकि हम सब कंपेयर कर रहे हैं। देन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज टू ट्रैक इन्फ्लेमेशन रेट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से आप क्या निकाल सकते हो, इन्फ्लेमेशन रेट, कि कितने से महंगाई बढ़ रही है। इकोनॉमिक इंडिकेटर, जैसे कि आप जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी ग्रोथ आप निकाल सकते हो, वो भी प्राइस इंडेक्स से आता है। इंडेक्स नंबर हैव डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट फॉर सैलरीज, पेंशंस एंड बेनिफिट। मेरी राइटिंग यहाँ पे इग्नोर करना, मतलब सैलरी कितने से देनी है, पेंशन बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, क्या करना है, ये सब आप अपनी चीज़ें कंपेयर करके इन सब से निकाल सकते हो। नाउ वी हैव प्रॉब्लम्स, लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई लिमिटेशन इंडेक्स नंबर की क्या है। फर्स्ट है ओनली ओनली अप्रॉक्सीमेट इंडिकेटर। ये सिर्फ अप्रॉक्सीमेट बताता है कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली इतने से चेंजेस आ रहा है, इतने से आपका बढ़ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली बताता है, ठीक है। मे बी गुड फॉर अचीविंग वन ऑब्जेक्टिव, मे बी नॉट फॉर अदर। अब क्या है, एक टाइप का अप्रॉक्सीमेट इंडिकेटर ही तो है, किसी चीज़ के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है, राइट। इंडेक्स नंबर कुड बी मैनिपुलेटेड टू ड्रॉ डिजायर्ड कंक्लूजन। क्या मतलब हुआ कि जैसे इन अ बिजनेस, अगर आप ऐसा कोई इंसान होता है ये बिजनेस में जो फ्रॉड वगैरह कर रहा होता है, तो उसको अपने मतलब के झांसे के लिए वो क्या करेगा कि मैनिपुलेट कर देगा चीज़ों को अपने डिज़ायर कंक्लूजन के लिए। उसको जो कंक्लूजन निकालना है बात का, उसके लिए वो क्या कर देगा, नंबर की हेरा फेरी कर देगा। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है।
नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक और इसके बाद हमारी स्टैटिस्टिक की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी. This is our time series analysis. What is time series analysis? Series of time like annual birth rate. ये सब हमारा टाइम सीरीज एनालाइज होता है. मतलब कि टाइम सीरीज क्या है? अ सीरीज ऑफ टाइम इज़ अ टाइम सीरीज बेसिकली. कि टाइमली क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि एनुअल बर्थ रेट हो गया, एनुअल डेथ रेट हो गया, एनुअल इन्फेंट रेट हो गया, ये सब हम पढ़ते हैं, ये सब हमने बचपन से पढ़ रखा है. तो जैसे एक सीरीज़ ऑफ टाइम अगर हमारी होती है उसको हम टाइम सीरीज़ कहते हैं, और उसको एनालाइज करना उसको हम टाइम सीरीज़ का एनालिसिस कह सकते हैं. अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं: शॉर्ट टर्म मूवमेंट, लॉन्ग टर्म मूवमेंट, रैंडम और इरेगुलर मूवमेंट. अब लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हम देखते हैं कि क्या क्या लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, कि कितने से हमारा बर्थ रेट बढ़ रहा है, कितने से नहीं बढ़ रहा है. शॉर्ट टर्म मूवमेंट में हमारे दो टाइप के आ जाते हैं: सीजनल वेरिएशन और साइक्लिक वेरिएशन. सीजनल जो सीज़न टू सीज़न जाते हैं, और साइक्लिक एक साइकिल हम बना लेते हैं इतने इतने साइकिल के बाद चेंजेस का, ठीक है. और रैंडम और इरेगुलर में कभी भी हम देख लेते हैं कि कभी भी हम एनालाइज कर लेते हैं टाइम सीरीज़ को. लॉन्ग टर्म में हम लंबे लंबे टाइम में करते हैं, शॉर्ट टर्म में हम सीजनल कर सकते हैं, साइक्लिक कर सकते हैं, और रैंडम में जब मन करा उठाओ भाई देखो, ठीक है. नाउ टाइम सीरीज़ के एनालिसिस से क्या हो रहा है, बिजनेस के पर्पज़ से आप करते हो कि टाइमली हमारे कितने से हमारा, मान लो एवरेज, किसी भी चीज़ का एवरेज ले लो, एवरेज वर्किंग कैपिटल क्या है हमारे, ये सब टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, ठीक है. अब इस सब से क्या होता है हमारा, दे हेल्प अस टू प्रेडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर. अपनी पास्ट की गलतियों से ही बिजनेस फ्यूचर के डिसीजंस लेता है. तो अगर हमारे को पास्ट का पता लगे कि हाँ हाँ ये गलत था, तो हम ठीक डिसीजन लेंगे, जिससे हमारा फ्यूचर का बिहेवियर भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ हुई है तो इसमें फ्यूचर में ये हमें फेस करना पड़ेगा. तो टाइम सीरीज एनालिसिस से ये होता है. सो इसके साथ हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक की पूरी इम्पॉर्टेंट थ्योरी ख़त्म हो गई है. यही आएगा एग्ज़ाम में, इसके आगे कुछ नहीं आएगा. इतनी लंबी वीडियो मैंने बनाई और मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे. सो प्लीज़ लाइक इट. मेरा गला भी बैठ गया बोल के. प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप.